हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे यूएसए यानी अमेरिका का रिलेशन ईरान के साथ कैसा था। ये ईरान का रिलेशन, रिश्तेदारी, रिश्ता, एक जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो कैसे रहे हैं, इसकी जानकारी क्या आज का सिर्फ एक ही मुद्दा है आज का, या पहले भी कभी ऐसा था। ये शुरू से बिगड़ती चली आ रही थी, आज ज़्यादा हो गई और इस सिचुएशन पे पहुंच गए हम। सारा पूरा देश इस चीज़ को, पूरा विश्व इस चीज़ को, ईरान पूरा इसमें उलझा हुआ है, साथ में साथ उसकी मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज इसमें परेशान है, और वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं इसमें परेशानी में आ रहा है। साथ खास करके एशिया इसमें बड़ी प्रॉब्लम फेस कर पा रहा है, क्योंकि इनके पास रिजर्व ऑयल रिजर्व्स नहीं है, एशियाज कंट्रीज के पास, और उसको सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि यूएसए के अगेंस्ट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले जो इनकी शुरुआत हुई वो 1953 में हो चुकी थी। 1953 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इनका अलायंस हुआ, लेकिन इसके बाद से कभी अलायंस नहीं हुआ। हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रही, अजीब सी चीज़ें चलती रही, जो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ऐसा होना चाहिए। इसमें हुआ क्या कि जैसे हम पहले बात करें कि वन टाइम अलायंस, फर्स्ट टाइम, पहली बार रिलेशन इनका अलायंस हुआ, साथ में संबंध बना इनका। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट और ईरान का हमेशा ये देखा गया, जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, ईरान में, तब से यूएसए और ईरान की कभी दोस्ती नहीं हुई। टेंशन हमेशा बढ़ता रहा इसमें। इस टेंशन बढ़ने के साथ साथ आप यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं 1953 में, अगस्त 19 अगस्त 1953 में एक सीआईए यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई गई। ये एक कॉप का फॉर्म होता है, आपको मालूम है, और ये हमें किसी भी कंट्री में कुछ जो बाहरी तत्व है, कुछ चीज़ों को उनसे बचने में हेल्प करता है, चीज़ों को कि कोई आतंकवादी, कोई वैसी चीज़ें घटनाएं ना हो जिससे देश को खतरा हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे, चीज़ें दे, जानकारी दे, उसके लिए बनाया जाता है। तो इस टाइम पर ये ग्रुप बनाया गया, सीआईए, एक कॉप बनाई गई और शुरुआत हुई। अब इसके बाद यहाँ से 1953 की ही बात है, अभी 54 पे हम नहीं जाएंगे, उसके बाद है हमारा। मैं एक हर एक ईयर के इसमें बात से हम शुरू करेंगे। इसमें आपको दिख रहा है कि यूएसए की बात है, इसमें ब्रिटिश की बात है, इंटेलिजेंस। इसमें अमेरिका यानी यूएसए और ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हेल्प किया। किस चीज़ को हेल्प करने की बात करा, हेल्प किस में, कुछ ब्रिटिश खुफिया एजेंसीज ने, इनकी एजेंसीज थी, खुद की इंटेलिजेंस एजेंसीज, खुफिया एजेंसी ने ईरानियन मिलिट्री, ईरानी जो सेना थे, ईरानी सेना में कुछ तत्व, ईरानी सेना के कुछ तत्व थे, उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद उनका एक ही पर्पस था कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादिक, उसको एलिमिनेट करना है, उसे हटाना है। वो मिलिट्री के लोग थे, वो मदद मांग रहे थे, इन्होंने मदद कर दी। इनकी जो इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी थी, उन्होंने मदद की और उसको हटाने में पूरी तरीके से। यह घटना मोसादेक द्वारा ब्रिटेन के स्वामित्व वाली एंग्लो, जो आपको दिख रहा है, ब्रिटेन ओन्ड एंग्लो पर्सियन ऑयल कंपनी। तो इसमें यह है कि मोसादक की एक बात करें, मोसादक ने क्या किया। मोसादक इस जगह पर ये बात करेंगे, ये घटना मोसादक के द्वारा ब्रिटेन के स्वामित्व वाली एंग्लो पर्सियन ऑयल कंपनी के राष्ट्रीयकरण के बाद हुई। ये पहले नहीं हुई थी। पहले राष्ट्रीयकरण में जो ब्रिटिश की कंपनी लंदन में थी, उसके टाइम पर ऐसा कुछ नेशनलाइजेशन के टाइम पे नहीं हुआ, उसके बाद ये घटना शुरू हुई, जिसके चलते लंदन में ईरान पर तेल प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, ईरान पर, लंदन ने तेल पर प्रतिबंध लगाया। इस तख्तापलट से पश्चिमी जो देश हैं, जो आपके वेस्टर्न फ्रेंडली मोनार्की जितनी भी कंट्री हैं, इसमें जो पश्चिमी देश हैं, अनुकूल राजशाही फिर से सत्ता में आ गई। तख्तापलट हुआ, उनके अनुकूल जैसा चाहिए था
प्रधानमंत्री इसीलिए तो हटाया गया था कि उनके अनुकूल काम नहीं कर रहा था। इस बार भी खैमनी के अनुकूल काम नहीं कर रहा था। रीजन तो यही था, कारण तो यही था इसका। जब चीजें ठीक नहीं हो रही थी तो प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। वैसे तब भी कि मोसादक ने इसके साथ राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन चीजें नहीं बन रही थी, अनुकूल नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा इसे हटा दो, दूसरा बनाना चाहिए। आर्मी ने भी सपोर्ट मांग लिया कि हम तख्ता पलट करने के लिए रेडी हैं, आप हमें सपोर्ट करो। सपोर्ट मिल गया। इसके बाद इसके मुखिया शाह मोहम्मद रजा पहलवी बन गए। यानी यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के हेड इस कंट्री के बन गए। आम जनता में बेहद अलोकप्रिय शाह थे। आम जनता जो थी, वहाँ के लोकल जो लोग थे, वो बिल्कुल इसे पसंद नहीं करते थे। जब इसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी 1979 में फिर से दोबारा तख्ता पलट हुआ। ये तब तक बने रहे 1979 तक, तब तक ये पावर में लगातार इसमें। लेकिन इस पावर में बने रहने में सपोर्ट किसका मिला? यूएसए का सपोर्ट मिला। आप अगर देखें तो यूएसए का सपोर्ट उन्हें बराबर मिला। तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट लेके अपनी सत्ता में बैठने का पूरा मजा ले लिया। इसके बाद समय आया अगस्त 29, 1954। इसमें हम बात करें ईरान साइंस ऑयल एग्रीमेंट। ईरान ने एक एग्रीमेंट साइन किया। यहाँ पर ऑयल एग्रीमेंट साइन करता है। उस एग्रीमेंट में ये देख रहे हो आप, ईरानियन ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं। ये जो आपकी दिख रही है, इसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ 8 फॉरेन कंपनीज के, जो फाइनलाइज कर रहे हैं कि एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए। इस एग्रीमेंट में जो साइन हुआ, किसके किसके बीच में हुआ? अंडर यूएस एंड यू के प्रेशर के अंडर में शाह ने साइन कर दिया। क्योंकि शाह को सपोर्ट मिल रहा था किससे? यूएसए से। यूके से भी सपोर्ट, क्योंकि यूके में ब्रिटेन कंपनी में जो ऑयल का था, उसके बाद वो तख्ता पलट हुआ। फिर इन्हीं के सपोर्ट से शाह बना था वहां पर प्रधानमंत्री, वहां का हेड बना। तो दोनों से सपोर्ट मिल रहा था, दोनों के सपोर्ट से था। तो उनका प्रेशर भी था कि हमने तुम्हें तख्ता पलट करवाया था, हमने तुम्हें बनाया था, तो आपको हमारे साथ साइन करना पड़ेगा ऑयल का। साइन कर लिया इसने। 1954 में इन्होंने साइन कर लिया, 1954 में। इसके बाद यूएसए, ब्रिटिश एंड फ्रेंच ऑयल कंपनीज ने 40% ऑनरशिप ऑफ द नेशनलाइज्ड ऑयल इंडस्ट्री फॉर 25 ईयर्स के लिए। ये जो आपका ईरान है, इस एग्रीमेंट में दिया गया कि आपको दिया जाता है 40% ऑनरशिप। जान रहे हो आप? तो इनको दे दिया गया। अब इनके तो बल्ले बल्ले हो गई भाई कि यूएसए को मिल गया, ब्रिटिश को मिल गया, फ्रेंच ऑयल कंपनीज को मिल गया, सभी को मिल रहा है, ऑनरशिप मिल रही सीधा सीधा, और वो भी 25 ईयर्स के लिए। एक बार आदत पड़ जाए तो फिर बिगड़ती चली जाती है। इसके बाद आया मार्च 5, 1957 की बात। ठीक है, ये एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम, ध्यान से इस चीज को समझना। एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम क्यों कहा गया इसको, क्यों इस चीज की बात चर्चा की गई है इसमें? ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आपको समझना है माय डियर। अब इसमें हम पीस प्रोग्राम में आप यहां पर देख सकते हैं, एक आपके ईरान के हैं पर्सन, एक आपके यूएसए के पर्सन है। इसमें प्रेसिडेंट डुड एजनवर एंड शाह मोहम्मद रेजा पहलवी ऑफ ईरान के, दोनों इस पोस्ट पर हैं। तेहरान की फोटो है ये, जो आपको यहाँ पर दिख रही है, जो समझ में आ रही है आपको। तो ये चीज यहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे रिलेशन में फंसाते हैं, कैसे चीजें, प्रेशर कैसे क्रिएट करते हैं। प्रेशर तो आपका शुरू हो चुका था, पहले तख्ता पलट से ही प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया। आर्मी के साथ घुसने के बाद से वहां से शुरू कर दिया, और अपनी बात मनवाना उन्होंने शुरू कर दी कि अब आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानी आप तो चीजें बिगड़ जाएंगी, चीजें वैसी नहीं रहेंगी जैसे कि हम कभी भी तख्ता पलट कर सकते। एक बार आदमी को डरा दिया उन्होंने। जब ये चीजें डराने वाली बात आ गई ना, तो राष्ट्रपति डॉइट डी आइजनवार एंड शाह मोहम्मद, जिन्होंने शांति के लिए परमाणु पहल के तहत, जो परमाणु पहल की गई, पीस के लिए बात की गई, जो आपको मैंने यहां दिखाया, ये एटम फॉर पीस प्रोग्राम, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और ईरान ने परमाणुओं के नागरिक नागरिक उपयोगी से, कि परमाणुओं को
इस तरीके से हमें यूज नहीं करना चाहिए। उससे नागरिक उपयोगों से संबंधित सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए कि देखो हमें पीस लाना है, चीजें लानी है, तो ये चीजें आपको, जैसे इसमें देखो कंसर्न हुआ, कंसर्निंग, इनका जो दोनों का एक, ईरान ने साइन किया कॉपरेशन कंसर्निंग सिविल यूज ऑफ एटम एग्रीमेंट्स एज अ पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूलेट एंड ड्यूलेट डी है एंड ऑटम फॉर पीस। ध्यान से समझो इस बात को, इनमें साइन किया गया कंसर्न को लेकर, सिविल यूज में कैसे ये नहीं कर सकते इन चीज़ों को लेकर, आप पीस बनाकर रखेंगे। और इस समझौते पर जिसके अंतर्गत विकासशील देशों को जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से परमाणु शिक्षा प्रौद्योगिकी प्राप्त होती है, इन्होंने अपना पूरी तरीके से कि हम आपको सारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप अपने नागरिकों के अगेंस्ट नहीं ऐसा करेंगे। चीज़ें ठीक कर रहा था, लेकिन उसको अपना बेचना भी था, चीज़ें अपनी करनी थी, सारी चीज़ें। तो ये Atom for Peace initiative under which developing country receive nuclear education and technology from the US state, आज भी है, पहले भी था। बहुत सारी कंट्रीज इनसे प्रौद्योगिकी लेती है, शिक्षा लेती है, इसको कैसे बनाना चाहिए। इनसे ईरान के परमाणु जो कार्यक्रम की नींव रखी गई। बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान को एक रिएक्टर और हथियार योग्य समृद्ध, आप बात करें कैसा, योग्य और समृद्ध यूरेनियम ईंधन प्रदान किया। यानी nuclear program, and United States later provides Iran with reactor with weapon grade enriched uranium fuel। तो यूरेनियम फ्यूल, यूरेनियम ईंधन प्रदान करना शुरू कर दिया। उनका सहयोग ईरान की 1979 की क्रांति की शुरुआत तक जारी रहा। शुरू में ही मैंने बता दिया कि 1953 में, कि उसी टाइम तक जारी रहा, जब तक दोबारा सत्ता पलट, जब तक ये आपके जो ये शाह जो थे, जब तक शाह रहे, तब तक ये इनका बहुत अच्छे से चलता रहा रिलेशन। जब तख्ता पलट होता है तो चीज़ें बदलती हैं। फिर 1960 में, सितंबर 14 1960 में ओपेक का जन्म हुआ। ओपेक में ऑयल कंट्रीज आती हैं, मालूम है आपको ओपेक के बारे में या नहीं? ओपेक के बारे में मालूम है तो ठीक है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ ओपेक क्या है। ठीक है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जितनी भी जो पेट्रोलियम को या ऑयल जो है कंट्रीज जहां पर ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जहां निकाला जाता है, उन सभी कंट्रीज जो एक्सपोर्ट करती हैं अपने तेल को, उनमें उन कंट्रीज को रखा गया है। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी में सारे लोग मिलके, सऊदी अरेबिया यहाँ लिखा हुआ है, सभी लोग आए, जिन्हों जहाँ जहाँ पर ये होता है वो सभी लोगों की मीटिंग हुई, ओपेक बनाया गया, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज बनाया गया। और ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, इन्होंने इस्टेब्लिश किया इस चीज़ को। क्योंकि इन सभी जगह, वेनेजुएला में अभी यूएसए ने हमला किया, वहाँ भी तेल का है, जिसमें चाइना का नुकसान हो गया ऑलरेडी। ईरान में है ही है, ईरान ने बाकी जगह का नुकसान कर दिया, कुवैत, सऊदी अरब, सभी जगह उसने तोड़ फोड़ कर दिया। तो ये चीज़ हो गई। देन इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि मोस्टली जो वेस्टर्न कंपनीज थी डोमिनेट करने लगी ग्लोबल ऑयल सप्लाईज में। जो पश्चिमी जितनी भी कंपनीज थी, वो इसमें क्या करने लगी कि भाई हम डोमिनेट कर लेंगे तो हमारे हाथ में रहेगा, हमारे बिना परमिशन के सप्लाई नहीं होगा, कंट्रोल करेंगे। जैसे आज देख लो, इंडिया को रसिया से तेल ले रहा था, लेकिन यूएसए कह रहा कि नहीं आप नहीं लेंगे, तो हमारे यहाँ टैरिफ बढ़ा दिया। कहीं ना कहीं ये डोमिनेट करने का पूरा ट्राई करते हैं, जब भी ये मौका मिलता है इनको, ये कभी भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ते हैं। और अपने लिए ऑयल रिजर्व, डोमेस्टिक ऑयल रिजर्व भी रखने लगे। कंट्रोल इसके पीछे और भी, ये तो सप्लाई रोकना, डोमिनेट करना, एंड टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर देयर डोमेस्टिक ऑयल रिजर्व्स, कि दूसरी कंट्री अपने जगह अपनी कंट्री में रिजर्व ऑयल ना रख पाए, उतना ही दिया जाए उनको, बेचा जाए, उतना ही सप्लाई हो जिससे रिजर्व ना रख पाए, वो खुद रिजर्व रख ले रहे हैं। हमारे यहाँ आप सोच लो, अभी जब ये ईरान का स्टार्ट हुआ वॉर, तभी सैटरडे फ्राइडे की बात है कि जब फ्राइडे निकल गया, उस फ्राइडे में ये बताया गया कि हमारे पास 25 दिनों के हमारे 25 दिनों का हमारे पास है, स्टोरेज है। 25 दिन बाद हमें लेना ही पड़ेगा। ऑयल का रेट कहाँ से कहाँ हो जाएगा, कहीं से तो लेना पड़ेगा हमें। और हमने रिश्ते भी खराब कर लिए कुछ जगह से। तो बात ये है कि ये जो हमें ये कंट्रोल करती हैं कंट्रीज, जो आपकी डेवलप्ड कंट्री होती हैं। कुछ ऐसी वेस्टर्न कंपनीज हैं, नो डाउट, चाहे वो आपका रसिया का हो, चाहे वो आपकी चाइना भी रखती है, एक्सपोर्ट करती, खरीदती भी है, एक्सपोर्ट भी करती है।
लेकिन ईरान से वो चाइना बहुत खरीदता था। इसके बाद बाकी हैं, यूएसए की है, यूके की है, सारी कंपनीज ये फ्रेंच की है। शुरू में मैंने बताया है कि उसमें ऑलरेडी उसमें उनका 25 साल के लिए तो ऑलरेडी वो बन ही चुका है। तो उनका ये हो गया। बाईस 1970 में ओपेक प्रॉफिट्स स्काई रॉकेट ऐसे एकदम से तेजी से बढ़ा कि पूछो नहीं। सारे ग्रुप्स ने बहुत ज़्यादा इसमें गेन किया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लिया। वेस्टर्न इकोनॉमीज बढ़ने लगी, अच्छी होने लगी। ईरान ने भी सोचा कि यार हमारा मार्केट इंक्रीज हो रहा है, तो चीज़ें होने लगी। ईरान इंक्रीज मार्केट क्लॉट मेक्स इट इवन मोर क्रूशियल यूजली यूएस एलए। इसके बाद मई में 1972 में निक्सॉन ने विजिट किया ईरान में। निक्सॉन ने जब विजिट किया, निक्सॉन कौन थे? ये यूएस प्रेसिडेंट थे, रिचर्ड निक्सॉन उस टाइम के प्रेसिडेंट बने, और ये ईरान में विजिट किया इन्होंने। विजिट करने के बाद यहाँ से प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सॉन गए, और उस टाइम पे शाह थे, शायद 79 में ही हटे हैं। जब इरानियन रिवॉल्यूशन आया उस टाइम से खास करके इनके रिश्ते बहुत गड़बड़ होने शुरू हो गए। यहाँ से, यहाँ तो प्रेशर में ही काम कर रहा था, शाह ही था। तो इन्होंने गए और शाह से पूछा फॉर हेल्प प्रोटेक्टिंग यूएस सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द मिडिल ईस्ट। हेल्प के लिए पूछा, ठीक है, फॉर हेल्प, आस्क टू शाह। शाह से पूछ रहे हैं हेल्प के लिए, प्रोटेक्टिंग यूएस सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द मिडिल ईस्ट। आप एक बार बोल बस दो, इंक्लूडिंग बाय अपोजिंग अ सोवियत अलाइड इराक ईरान, इन सभी चीज़ों में कि भाई ऐसी चीज़ें हैं, हम सभी से आपको एक जो हेल्प है आपके हेल्प के लिए पूछना शुरू किया, प्रोटेक्टिंग के लिए शुरू किया, क्योंकि उससे अपनी सिक्योरिटी अपनी चीज़ें वो मिडिल ईस्ट में जैसे करता है, अभी भी एयरवेसेस बना के रखा, वैसे चीज़ें इन्होंने शुरू कर दी। निक्सॉन ने प्रॉमिस किया, एंड रिटर्न में निक्सॉन ने कहा कि इन रिटर्न मैं प्रॉमिस करता हूं दैट ईरान कैन बाय एनी नॉन न्यूक्लियर वेपन सिस्टम इट वांट्स। ठीक है, निक्सॉन ने कहा मैं प्रॉमिस करता हूं कि ईरान बाय कर सकता है एनी नॉन न्यूक्लियर वेपन सिस्टम, जो तुम्हें चाहिए, जैसा चाहिए ले लो। ऑयल प्राइसेस जो थे स्काई रॉकेट में 1973 में, अरब इजरायली वॉर एंड हुआ उस टाइम पर, सब अरब अरब ऑयल, इन सभी में अगेंस्ट द यूएस स्टेट की उसमें हुआ उस टाइम पर। शाह ने अलाउ किया, जब इराक और अरब और इसराइल का वॉर शुरू हुआ तो बहुत सारी कंट्री से जा ही रहा था, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। यूएस स्टेट को, जो यूनाइटेड स्टेट था, उसको भी प्रॉब्लम होने लगी तेल की, ऑयल की, कि बाकी कंट्रीज उससे नहीं, अरब कंट्री नहीं, क्योंकि इजराइल और यूएसए का सपोर्ट शुरू से था, साथ बहुत अच्छा चल रहा था। उस टाइम पे शाह ने बड़ी हेल्प किया इसका कि चलो ठीक है हम आपको देते हैं और बहुत कम उसमें देते हैं। तो चीज़ें ऐसी हुई और अलाउ कर दिया शाह को कि आप परचेज कर लो इसको, कोई ऐसा नहीं। फिर बात आई 1972 के बाद ईरानियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। ईरानियन रिवॉल्यूशन आपका 1979 में, यहाँ से रिश्ते बिगड़ना शुरू हो गए, यहाँ फिर तख्ता पलट हो गया 1979 में। यहीं तक यूके यूएसए पश्चिमी देश जितने भी थे, कंपनीज थी, उनका बोलबाला चल रहा था। जब ये मामला यहाँ पर आया, साहब प्लीज अमिड वाइड स्प्रेड, सीधी सी बात है कि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट गए, ट्रेवल किया इन्होंने, और फॉर अ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। जैसे ये यूएसए ट्रीटमेंट के लिए अपने गए, वहीं पर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खौमनई, जहाँ से अभी खामनाई हुए हैं, इन्होंने सोचा यही मौका है शाह को हटाने का और उसकी गद्दी पे बैठने का, क्योंकि शाह बन गए हैं उनके चमचे, यूएसए के कठपुतली बन गए हैं, जो चाहेंगे वैसा हो जाएगा। तो हमने इतना बहुत इतनी सारी इतने इतने उसमें इतने सालों में हमने इतना देखा हुआ है, इतना कष्ट झेला है, अब नहीं। तो शाह के अपोजिशन अपोज्ड आए, अगेंस्ट उसके शुरू हो गया, और फिर खैमनाई टेक्स द पावर, सुप्रीम लीडर बन गए दिसंबर में ही 1979 में।
ईरान ने कहा कि ठीक है भाई, ईरान के अब नए लीडर हैं, उन्होंने कहा अब हमारे हिसाब से चलेगा। इन्होंने शुरुआत किया वेस्ट एंटी वेस्ट इस्लामिक थियोक्रेसी। खamenei ने कहते हैं कि ईरान विल ट्राई टू एक्सपोर्ट इट्स रिवॉल्यूशन टू इट्स नेबर्स। ईरान उसने खamenei ने कहा कि हम ट्राई करेंगे एक्सपोर्ट करने का अपने जो हमारे इस रिवॉल्यूशन में, कि जो हमारे नेबर्स हैं उन पे हम एक्सपोर्ट करने का ट्राई करेंगे। हम इतनी दूर नहीं जाएंगे, जो हमारे नहीं है नेबर्स हम उनको नहीं देंगे। फिर इन 1985 1985 में मिलिटेंट ग्रुप Hezbollah emerged in the Lebanon and pleased alliances to the Khamenei or allegiance to the Khamenei। फिर मिलिट्री ग्रुप तो हो, चीजें यहाँ पर चलती रही। फिर इसके बाद ईरान हॉस्टेज हो गए, हॉस्टेज क्राइसिस शुरू हो गया यहाँ पर 1979 से 1991 तक। ईरान हॉस्टेज क्राइसिस कैसे शुरू हुआ उस चीज़ को आपको थोड़ा समझना है। जो एक ग्रुप था यहाँ पर, रेडिकल ईरानियन कॉलेज स्टूडेंट्स थे, उनका एक ग्रुप था जिन्होंने 52 अमेरिकन हॉस्टेज यूएस असेंबली इन तेहरान में डिमांडिंग द यूएस स्टेट एक्स्ट्राडाइट द शाह। इन्होंने हॉस्टेज बनाया 52 अमेरिकन हॉस्टेजेस, कि आपने यूएस एम्बेसी भी, जो एम्बेसी थी तेहरान में, जो उनका राज दूतावास है, वहां पर जाके और डिमांडिंग है यूएसए स्टेट जो है वो एक्स्ट्राडाइट द शाह, शाह को छोड़े आने दे, शाह को वहां से भेजे हमारे पास। वॉशिंगटन सिवर्स टाई विद तेहरान, सैंक्शन इरानियन ऑयल इंपोर्ट्स, कि हमारे सैंक्शन करें ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए। एंड फ्रीजेस इरानियन एसेट्स। तो वॉशिंगटन ने इस चीज़ को, जब वो चीज़ें, तो इसके साथ रिश्ते बहुत सारी चीज़ों में थे। सैंक्शन ईरान ऑयल इंपोर्ट को सैंक्शन करना एंड फ्रीज कर दिया ईरानियन एसेट को। आफ्टर 444 यानी 444 डेज, 444 दिन बाद, यानी एक साल कुछ दिनों के बाद, द हॉस्टेज आर रिलीज्ड अंडर द अल्जायर्स अकॉर्ड्स which were signed just a minute after the inauguration of President Ronald Reagan, whose 1980 presidential campaign emphasized President Jimmy Carter's failure to free the hostages। इन्होंने कहा ऐसा है, एक काम करो आप, हम आपको प्रॉमिस करते हैं ऐसी चीज़ें जो इंटर इंटरफेयर नहीं करेंगे हम ईरानियन पॉलिटिक्स में। आप उन हॉस्टेज को छोड़ो, चीज़ें फिर से हम वैसे के वैसे कर देते हैं, कोई भी हमारा इंटरवेन नहीं होगा। ये प्रॉमिस हम करते हैं। जब वहाँ के नए प्रेसिडेंट आ गए 1980 में, ईरान इराक वॉर हो गया। ईरान इराक वॉर हुआ, यूएसए फिर इसमें घुस गया, और इराक इन्वेट्स इट्स नेबर एंड ग्रोइंग राइवल ईरान। ईरान के उसमें नेबर कंट्रीज थी इसकी, ईरान वहाँ पर घुसे, स्टार्ट किया, लड़ाई शुरू कर दिया। ईरान ने कहा कि ठीक है, और इन्होंने, जो ईरान के लीडर थे सद्दाम हुसैन, इराकी लीडर सद्दाम हुसैन, इसके अगेंस्ट ईरान अपना चला ही रहा था कि आप गलत कर रहे हो। यूनाइटेड स्टेट्स ने सपोर्ट द इराक को सपोर्ट कर दिया विद इकोनॉमिक एड, इकोनॉमिक फाइनेंशियल सपोर्ट देने लगा, ट्रेनिंग देने लगा उनकी आर्मी को, उनकी चीज़ों को। फिर उनको टेक्नोलॉजी डबल यूज़ करने को देने लगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस करा ईरान के साथ इंटरफेयर करेगा नहीं, ईरान को सपोर्ट, ईरान तो वैसे रिश्ता तोड़ रहा था उससे। फिर इसके बाद वॉर एंड हुआ 1988 में। After the CIA find evidence, the Iraqi forces used chemical weapons against the Iranian। CIA जो बनाया गया था, CIA कॉप बनाया गया था ईरान में, उसने ये निकाला ढूंढ कर कि जो इराकी जो फोर्सेस थी, जो यूज़ किया हमारे साथ लड़ाई में, केमिकल वेपन यूज़ किया है, मतलब ईरान के खिलाफ। और उसको हेल्प करने वाला कौन था? यूएसए। उसको नई नई ट्रेनिंग, नई टेक्नोलॉजी, नए वेपन्स, इकोनॉमी, पैसा, फाइनेंस सब कुछ दे रहा था। लगभग इसमें माना जाता है कि इस लड़ाई में, ऐसा मानते हैं, 1 मिलियन जो ईरानियन थे, और लगभग 2.5 लाख से 5 लाख इराकीस मरे थे इसमें, इस कन्फ्लिक्ट में।
लेकिन यूएसए का इसमें क्या गया? कुछ नहीं, उसका तो काम है कि उसकी चीज़ें बिकनी चाहिए। फिर इसके बाद बेरूट बैरक बॉम्बिंग हुई शुरू हुई अक्टूबर 23, 1983 में। जब ये स्टार्ट हुआ, आप इसमें देखेंगे 2 ट्रक लोड होके आया, एक्सप्लोजन ड्राइव हुआ बैरक में, हाउसिंग अमेरिकन एंड फ्रेंच सर्विसेज मेंबर्स ऑफ द मल्टीनेशनल फोर्सेस यहाँ पर लेबनान एंड देन सभी जगह, और लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये अटैक में बहुत लोग मारे गए, 241 यूएस मिलिट्री पर्सनल्स, कुछ लोग मरे। फिर इसके बाद सिंगल डेथ तो हम कह ही नहीं सकते, बहुत सारी हुई। हर जगह से इसमें ये हुआ कि जहाँ जहाँ ऐसा अटैक हुआ उसमें काफ़ी लोग मारे गए। बहुत जगह इन्होंने काम करना शुरू किया। इसी में साथ में ही कह सकते हैं कि यहाँ पर यूएसए मरीन्स फ्रॉम द लेबनान एंड लीड्स द स्टेट डिपार्टमेंट टू डेजिग्नेट ईरान एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म इन 1984। इन्होंने ये घोषित कर दिया यूनाइटेड स्टेट ने कि ईरान एक ऐसा है जहाँ से टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। ईरान के ऊपर एक दाग लगा दिया। ईरान कंट्रा अफेयर्स की बात करें यहाँ पर 1985, यहाँ से आप दिख रहा है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल ओलिवर नॉर्थ इन सॉन इन बिफोर हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी हियरिंग इन द ईरान कॉन्टा अफेयर्स। ये कॉन्टा अफेयर्स क्या है या कैसा है, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ऐसा हुआ कि यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से, इनका मतलब कहीं भी आप पूरे उसमें आप देखेंगे यूएसए की एंट्री जरूर हुई है। तो यही जो पहले लड़ाई चल रही थी उसी से इसमें भी हुआ कि ईरान ने जब ये चीज़ें हुई और फिर से कुछ ऐसा हुआ कि भाई आर्म्स डील होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। फिर से एक हमारा एक ऐसा हुआ कि हम एक दूसरे से, मतलब हम क्या कह सकते हैं, ईरान और यूएसए में लेना देना। ईरान को ही खरीदना था, उन्होंने कहा कि ठीक है। यूएसए को बेचना था, उसने कहा कि ठीक है हम बेचना शुरू। तो ऑफिशियल्स बिगिन सीक्रेटली सेलिंग वेपन्स टू ईरान। यूएसए ने चुपचाप सेलिंग करना शुरू कर दिया कि हम आपको भी दे सकते हैं। हमने प्रॉमिस किया कि आपकी पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन हम थोड़ा बहुत तो आपको दे ही सकते हैं। लेकिन आप किसी से कहेंगे, सीक्रेटली बेचना शुरू कर दिया। इसके बाद जो वहाँ हॉस्टेज बना के रखा था हिज़्बुल्लाह ने लेबनान में, उन्होंने क्या किया, इन 7 अमेरिकन्स को छोड़ दिया। ईरान टू सिक्योर द रिलीज ऑफ 7 अमेरिकन हॉस्टेजेस, उनको छोड़ दिया। इसके बाद ऑफिशियल्स यूज मनी फ्रॉम द इलीगल डील्स टू द फंड एंड राइट विंग कॉन्ट्रास रिवील ग्रुप इन द। तो अब इसमें एक नई नई चीज़ें ऐसी आ गई। कभी कभी ऐसा हुआ कि ऑफिशियल यूज़ हुआ मनी फ्रॉम द लीगल डील से हो रहा है, मनी पैसा आ रहा है जा रहा है, आप गलत यूज़ कर रहे हैं। सीक्रेटली ले रहे थे तो जल्दी से खुल के तो बात आ नहीं रही थी, तो एक तरीके से उसे इलीगल मान लिया गया सारा का सारा। जब ये चीज़ें हुई, फिर ये स्कैंडल पकड़ा गया 1987 में कि ये स्कैंडल है, जो कि आप अगर बिना किसी जानकारी के, बिना ऑफिशियल्स के, जो हेड हैं, आप आर्मी के, आप वेपन्स की डील हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्कैंडल चल रहा है, इसको ख़त्म करना चाहिए। इसके बाद 1988 में अप्रैल 18 ऑपरेशन प्रेइंग मैनेट मैंटिस, तो ये भी शुरू हो गया। यहाँ पर यह है कि आफ्टर द इरानियन माइन nearly sinks an American frigate in the Strait of Hormuz, जो आज भी काम करती है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उसका खास करके ऑयल एक्सपोर्टेशन में उसके बहुत काम आती है। वही वही एक रास्ता बचता है, वही एक जगह है जहाँ से ज़्यादा जाता है। तो यूएस नेवी ने लॉन्च किया वहाँ पर रिटेलिएटरी कैंपेन, लॉन्च कर दिया, जिसको ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस बोला गया उसे। अमेरिकन फोर्सेस जो थी डिस्ट्रॉय किया 2 इरानियन ऑयल प्लेटफॉर्म्स वहाँ पर, एंड सिंक का फ्रिगेट, यानी वहाँ पर भी इन्होंने इनके जो जहाज थे उनको डुबो दिया था, सिंक कराए थे जहाज़ों को। फिर जुलाई यूएस नेवी शूट्स डाउन एन ईरानियन पैसेंजर्स जेट, उनको भी मार दिया। फिर इसमें आफ्टर मिस्टेकिंग इट, इतने सारे करने के बाद, अ फाइटर जेट किलिंग ऑल 290 पीपल ऑन बोर्ड, सभी को इन्होंने मारा। तो ईरान को वहां से नुकसान है, और ईरान के अंदर कहीं ना कहीं जो हमारे लोगों, किसी को भी लोगों को मारेगा तो उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगी।
फिर वह पर्शियन गल्फ वॉर शुरू हो गया, आपस में कराना शुरू कर, यूनाइटेड स्टेट ही कराता था ये सब गेम सारा। यूनाइटेड स्टेट्स ने लीड करना शुरू किया, कोलिशन शुरू कर दिए ऑफ 35 कंट्रीज टू एक्सपेल द इराकी फोर्सेस ऑक्यूपाइंग द कुवैत, ousting the इराकीज इन मैटर ऑफ मंथ्स, सभी चीज़ों में इंटरफेयर करना, सभी कंट्रीज़ को एक साथ लाना और मैं लीड करूँगा चीज़ें, सारी चीज़ें। तो वो सारा का सारा गल्फ में आपस में लड़वा दिया इसने। अब बाद में ऑफिसियल यूएस ऑफिशियल्स जो थे, वहाँ के ऑफिसर्स जो लोग थे, सस्पेक्ट इज सिक्स टू रिप्लेस इराक एज द डोमिनेट पावर इन द रीजन, कि इराक एज अ डोमिनेट पावर इन द रीजन है, उसको हमें क्या करना है, सस्पेक्ट करना और रिप्लेस करने की बात करनी, की बात कर दी। फिर इसके बाद यहाँ पर यूएस इंटेंसिफाई सैंक्शन की बात करें, यूएस ने इसके लिए भी काम करना शुरू किया। ईरान, इराक, जो ईरान के अंडर जो यहाँ पर ये रैम्प्स ऑफ सैंक्शन अगेंस्ट द ईरान अंडर द जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश एंड बिल क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशंस। तो फिर से शुरुआत हुई 1992 में, जो कांग्रेस पासेस द ईरान इराक आर्म्स, कि जो आप जो चीज़ें जा रही हैं, जो हमारे यहाँ से वेपन्स जा रहे हैं, आर्म्स जा रहे हैं, उसके लिए एक एक्ट बना लेते हैं। एक्ट पास हो गया। एक्ट पास होने के बाद इसमें ये हुआ कि चलो ठीक है, अब हम एक वेपनरी एडवांस डेवलप करेंगे, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। द व्हाइट हाउस एक्सपांड सैंक्शन विद द कंप्लीट ऑयल एंड ट्रेड embargo in 1955 1995, and the 1996 Iran and Libya Sanction Act imposed an embargo and against non-American companies investing more than 20 million dollar per year in the Iran's oil and gas sectors। यहाँ से इतना इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टिंग मोर देन इतना इन्वेस्ट कर दिया यूएसए ने, अमेरिका ने, फिर से अमेरिकन कंपनीज ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फिर से दोस्ती की, चलो ठीक है, आप हम डील कर लेते हैं, चीज़ें हो सकती हैं, फिर से सैंक्शन कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक हो सकती हैं, फिर से रिश्ते, बिजनेस होगा तो रिश्ते बदलेंगे हमारे, हम आपको वेपन्स देंगे, आप अपनी चीज़ें कर सकते हैं, आर्म्स डील कर लेते हैं कुछ ऐसा। और नॉन प्रोलिफरेशन एक्ट बनाया जाएगा आर्म्स के लिए, वैसे सारी चीज़ों के लिए इन्होंने शुरुआत की। कुछ अच्छे डेवलप करोगे आप, हम उसमें सपोर्ट करेंगे, सारी चीज़ें आ गई। फिर 1998 मिनी डिटेन की बात करें, यहाँ पर ये शुरू हो गया। अब इस टाइम पर 1998 में यूएन जनरल असेंबली में अगर बात किया जाए, यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेडलिन अल्ब्राइट मीट्स द ईरान से डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर उससे मिले। मिलने के बाद 6+2 टॉक हुई इसमें ड्यूरिंग द 1998 यूएन जनरल असेंबलीज। इस डील में, इस बात में जो टॉक हुई, 6+2, ध्यान रखना 6+2 टॉक का नाम है, इसमें बात हुई। फिर हाईएस्ट लेवल ईरान, यूएस और ईरान का एक कॉन्टेक्ट, एक एक ऐसा कांटेक्ट बना, एक ऐसी चीज़ें हुई कि चलो एक हाईएस्ट लेवल पे, कि हम बड़े लेवल पे कुछ काम करेंगे, एक दूसरे को संभालने की बात हुई, एक दूसरे के साथ काम करने की बात हुई, उठाने की बात हुई, डेवलपमेंट की बात हुई। तो अप्रैल 2000 में अल्ब्राइट एक्नॉलेज द यूनाइटेड स्टेट्स रोल इन ओवरथ्रोइंग द मोसदेक, कि इन्होंने कहा कि हमें एक्नॉलेज किया कि इस चीज़ को, कुछ ऐसी चीज़ें हमें ओवरथ्रो करना चाहिए, मोसादेक ऐसे चीज़ों को लेकर, मतलब जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी थे पहले वो, तो हमें कुछ चीज़ें फिर से, हम उसी टाइप जैसे मोसद्देक को वो उठा के फेंका गया था, वैसा फिर से कर सकते हैं क्या, ऐसा सोचना शुरू कर दिया। कि 1979 में तक, 1979 से पहले तक बहुत अच्छी चीज़ें रही, उसमें चीज़ें चलने शुरू हो गई थी। मोसाद्देक को जब से हटाया, वहाँ से रजा आया, साय जो थे, उसके बाद से बहुत अच्छा चल रहा था। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट डज नॉट explicitly apologize for the intervention, and some sanction against Iran are lifted.
चीज़ों को ध्यान से समझो आप। फिर बॉन एग्रीमेंट हुआ, बर्न एग्रीमेंट, दिसंबर 5, 2001 में। फिर इसके बाद ये 9/11 जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उस टाइम पे प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश थे। उन्होंने इस चीज़ को बोला कि ये कहीं न कहीं तालिबान को वो करना, एक ईरान के हेल्प से ये चीज़ हुई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये जितना भी ये हमारे टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसमें तालिबानियों को जो हेल्प मिल रहा है, वो कहीं न कहीं ये ईरान हेल्प कर रहा है इस चीज़ को लेकर। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें, अल-कायदा इन अफ़गानिस्तान मेंबर्स हैं जो वहाँ पे, उन्हें ईरान फंड कर रहा है, उन्हें पैसा दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, चीज़ें दे रहा है, अपने पास रोक रहा है। फिर इसके बाद हुआ कि चलो ऐसी चीज़ें तो नहीं है। 2001 यूएस invasion of Afghanistan and the यूनाइटेड स्टेट एंड ईरान कोलैबोरेट ऑन द बॉन एग्रीमेंट में एक साथ है। ईरान ने कहा कि भाई हम नहीं हैं, आप जो कह रहे हैं वो बात अलग है, बट हम ऐसा नहीं है। इसीलिए जॉर्ज बुश ने, इन्होंने फिर हेल्प किया, उल्टा हेल्प किया फिर ईरान। पहले ईरान के ऊपर किया, ईरान को अपनी बताने के लिए कि मैंने सपोर्ट नहीं किया टेररिस्ट अटैक में, इस इसलिए फिर ईरान ने हेल्प किया, कोऑर्डिनेट किया, किसके साथ? यूएसए के साथ। हम आपके साथ हैं, हम टेररिस्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे आपकी। आप हमें बताओ, हमने गलत तो किया ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें आपकी बात ऐसा है? तो फिर इन्होंने जो तालिबान को हराने में, तालिबान के हारने में ईरान का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि इन्होंने यूएसए से हाथ मिलाकर उनको हराया, यूएसए को सपोर्ट किया। क्योंकि है तो ये मुस्लिम कंट्री, ये भी इस्लामिक कंट्री है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जानती है एक दूसरे से, सब आसपास है। नेबरिंग कंट्री, जो नेबर जानता है वो बाहरी रिश्तेदार उतने नहीं जानते किसी के। जैसे आप अपने घर में जो आपके चल रहा होगा, जो आपके नेबर आपके बारे में जानेंगे, वो रिलेटिव से नहीं जानेंगे, क्योंकि वो 24/7 आपके जुड़े हुए हैं आपके साथ। तो जब ऐसा हो गया तो फिर यूनाइटेड स्टेट ने बोला कि ठीक है, हमारा एक कोलैबोरेट कर लेते हैं, और एक एग्रीमेंट हुआ, वन एग्रीमेंट रिगार्डिंग स्टेट बिल्डिंग एंड द रेपेट्रिएशन ऑफ अफगान रिफ्यूजीज। उनके लिए सारा चीज़ शुरू कर दिया गया, बढ़ाना शुरू हुआ। इसके बाद जनवरी 29, 2002 में एक्सिस ऑफ एविल, एक्सिस ऑफ एविल, आप समझ रहे हैं एविल्स का मतलब यहाँ से राक्षसों के बारे में, एक तरीके से बुराइयों के बारे में। तो 2002 में स्टेट ऑफ यूनियन जो एड्रेसेस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश डिस्क्राइब ईरान एज द पार्ट ऑफ एक्सिस ऑफ एविल, उन्होंने बोला अलोंग विद इराक एंड नॉर्थ कोरिया, उनके साथ जोड़ दिया। ही सेज ईरान अग्रेसिवली परस्यू, उन्होंने कहा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अग्रेसिवली परस्यू एंड एक्सपोर्ट्स टेरर while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. So इस चीज़ों को आने लगा कि भाई ये एक कहीं ना कहीं एक उनको वहाँ के लोगों को लगने लगा है कि इलेक्शन होना चाहिए। चीज़ें हमें ऐसा लग रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, तख्ता पलट वाला सीन नहीं होना चाहिए। इसमें ईरानियन गवर्नमेंट स्टॉप द सीक्रेट मीटिंग्स, जो यूएसए डिप्लोमेट्स के साथ सीक्रेट मीटिंग थी उन्हें बंद कर दिया, बंद करता है। और इसके बाद वो फोकस होता है कि ऑन कैप्चरिंग अल कायदा ऑपरेटिव एंड कम्बैटिंग द तालिबान। तो अल कायदा को कैप्चर करता है, ठीक है, और इसके बाद कम्बैटिंग करता है तालिबान के साथ। एंड इराक वॉर बिगिंस, फिर से इराक वॉर बिगिन हो गया। फिर से यूएस फोर्स इन्वेडेड इन इराक में चले गए। जब ऐसा चीज़ें शुरू हुई तो कहीं ना कहीं इराक एमिंग टू इन द थ्रेट पोस्ड बाय द व्हाट वाशिंगटन सीज सद्दाम हुसैन रिवाइव्ड प्रोग्राम्स। तो यूएस फोर्सेस का था कि इन्वेड किया इराक में, और उसका एम था कि हम एंड कर दें जो जितना भी थ्रेट है, कोई भी वाशिंगटन ने इस चीज़ को, जो सद्दाम हुसैन जो भी चीज़ें सोच रहा था उसको तरीके से हम उसको बताएं कि हम क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, कैसे चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें किस लेवल पे जा, कहीं ना कहीं एक डराना, अटैक करना, ये सब जो वॉर चल रहा है इस चीज़ों का होता है जब ज़बरदस्ती आप करते हैं। आज भी यूएसए हार इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि वो चाहता है अगर मैं हार मान गया या मैंने रोक दी तो लोग मुझे कहेंगे मैं डर गया हूँ। सेम सिचुएशन उस टाइम पे भी यही चल रही थी। फिर इसके बाद यही, ये तो ये मेरा कहने का मतलब टेंशन उसी टाइम से चलती आ रही, रिलेशन ये था।
और आज का रिलेशन ये फिर इसकी इंटरिम न्यूक्लियर डील होना शुरू हुई 2013 में जब ओबामा आए उस टाइम पर भी। लेकिन उस टाइम पर भी यहाँ पर ईरानियन प्रेसिडेंट हसन रूहानी जो थे सितंबर डिस्कस ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम मोस्ट डायरेक्ट कांटेक्ट सिंस 1979 से चला आ रहा है। और हम डायरेक्ट इसी चीज़ में कर रहे हैं। हमें न्यूक्लियर वेपन न्यूक्लियर प्रोग्राम हमें डिस्कस करना चाहिए, बनाना चाहिए। सभी कंट्री अपने पर्सनल सेफ्टी के लिए तो रख ही सकता है। 2 मंथ्स के लेटर 2 महीने बाद ऐसा हुआ जब इन दोनों के बीच में बात हुई, P5+1 जो मीटिंग हुई उसमें। सो परमानेंट मेंबर्स ऑफ जो इसके हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन के मेंबर हैं 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, वो प्लस जर्मनी साइन किया इनिशियल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर प्रोवाइडिंग ईरान विद सम सैंक्शन रिलीफ किया जाएगा। और ओबामा प्रेजेस कि डील फॉर कटिंग ऑफ ईरान मोस्ट लाइकली पास अ बॉम्ब वाले रूहानी हेल्स इट पॉलिटिकल विक्ट्री फॉर ईरान। तो ये ऐसा हो गया, ईरान को इतना अच्छा हो गया, ये चीज़ें कर दिया हमने ईरान के लिए और हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि कोई नहीं, प्रेज करना शुरू कर दिया इस डील पर। तो ईरान को उस टाइम पे समझ नहीं आया क्या हुआ, बस सिर्फ इतनी बात हुई लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम वहीं का वहीं रुका रहा। जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन शुरुआत हुई 2015 में। P+1 फिर से यूनियन के 5 यूरोपियन और साथ में आपका यूरोपियन यूनियन रीच एग्रीमेंट ऑन द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में साथ हुए, साथ आए, फिर से एक प्लान बना, प्लान ऑफ एक्शन। इन रिटर्न सेक्शन में ये हुआ कि रिलीफ ईरान एग्रीज टू अंडरटेक अ सीरीज ऑफ स्टेप्स कि चलो ठीक है हम ले लेंगे स्टेप जैसा आप कह रहे हो। और न्यूक्लियर रिएक्टर इन Iraq and allowing more intrusive verification mechanism limiting uranium enrichment for last least 15 years। कैसे कैसे चीज़ें होंगी, क्या क्या सेंक्शन कराना होगा, क्या रिलीफ देना होगा, कैसे बनाना होगा, कितना कौन कौन से स्टेप फॉलो करना होगा, सारा कुछ करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर ये डील वहीं बहस तक सीमित रही, बहस के बाद आगे नहीं बढ़े। फिर इसके बाद ट्रंप आ गए 2018। ट्रम्प्स पुल आउट ऑफ JCPO। JCPO आप जानते हो, ये है JCPO यहाँ पर जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसको JCPO नाम दिया गया है। तो इसने कहा कि मैं ट्रम्प्स पुल्स आउट ऑफ JCPO अनाउंस दैट कि यूनाइटेड स्टेट विल विदड्रॉ फ्रॉम दी, कि हम अलग होते हैं इससे। हमने इसमें मतलब उसका जो आपने अभी तक उसको होप दे रहे थे, चीज़ें हो रही थी, आप आउट हो गए। तो होता क्या, इस चीज़ से फिर इसके बाद ईरान पे एक मैक्सिमम प्रेशर बनना शुरू हो गया कि यार ये चीज़ें क्या कर रहे थे आप अभी तक। फिर मैनी आर्म्स कंट्रोल एक्सपर्ट्स जो थे ईरान के एंड यूरोपियन एलाइज साथ में आए और चीज़ें सोची कि चलो हम यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करते हैं और कुछ ना कुछ इससे काम करते हैं। ये चीज़ें शुरुआत हुई और चीज़ें स्टार्ट करने की बात हुई। लेकिन जब ट्रम्प अलग हो चुका है, काफ़ी चीज़ें तो बाद में उंगली बार बार करेगा ही करेगा। फिर 2019 में टेररिस्ट ग्रुप यूएसए डेजिग्नेटेड IRGC या टेररिस्ट ग्रुप है जो ईरान का है, उन्होंने कहा, वो उन्होंने बता दिया कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो गार्ड ग्रुप है IRGC, ये एक ऐसा है टेररिस्ट ग्रुप है। ट्रंप ने ऐसा नाम दे दिया उसको। ईरानियन आर्मी का ग्रुप है और ये एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, FTO। ठीक है, फर्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट डेजिग्नेट्स पार्ट्स ऑफ अनदर कंट्री गवर्नमेंट एज एन FTO में इनको रख दिया, पार्ट मान लिया, क्योंकि इसका पाकिस्तान तो पार्ट है FTO का, ईरान को भी बोल दिया उन्होंने। उसके एक हफ्ते पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया था that he personally requested to move. Rouhani says that action will only increase the IRGC popularity and home and abroad। ठीक है, कि भाई ये हमारे देश में और विदेश में सिर्फ हमारे एक पॉपुलर होंगे, बाकी कुछ नहीं इसका। फिर अटैक हुआ, इसमें अटैक यहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अटैक हो गया 2019 में।
जून 13 में ऑयल टैंकर जो थे उसमें अटैक हुआ नियर स्टेट ऑफ हॉर्मुज। सो कमर्शियल शिप्स काफ़ी, लगभग आफ्टर 4 कमर्शियल शिप्स आर डैमेज इन द सेम एरिया, वहाँ पर डैमेज हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ने ब्लेम किया कि ईरान फॉर द अटैक्स। किसको ब्लेम किया? ईरान को, कि ईरान इसका जिम्मेदार है। और फिर से ट्रंप ने इसे पुकारना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया कि ये एक नेशन ऑफ टेरर है ईरान को। यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस कर दिया कि डिप्लॉय करो इसको, थाउजेंड्स ऑफ एडिशनल ट्रूप्स जो हैं इन द मिडिल ईस्ट इन रिस्पॉन्स द आईआरजीसी शूट्स डाउन यूएसए सर्विलांसेस ड्रोन 2 days लेटर। फिर इसके बाद ये चीज़ें जब ऐसा हो गया तो फिर इसकी शुरुआत हो गई बहुत ज़्यादा। और इसके बाद एक नया अटैक ऑन सऊदी ऑयल फील्ड्स पे होना शुरू हुआ। ड्रोन अटैक हुआ सऊदी उसमें सारी जगहों पर। उसमें भी यूएसए ने बोला कि जो ये चीज़ें हो रही हैं मिसाइल डिफेंस ये सारा हम सपोर्ट करेंगे आपको, लेकिन ये ईरान का काम है। फिर प्रोटेस्ट एट यूएसए एम्बेसी इन बागदाद। प्रोटेस्ट हुआ यूएसए एम्बेसी में, यूएस एम्बेसी में, ठीक है, यूएस एम्बेसी पर इन बागदाद के जो यूएस की एम्बेसी थी बनी थी बागदाद में ईरान में, वहाँ पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। इराक demonstrators and Iran-backed militias and attempts to seize the U.S. Embassy Baghdad in retaliation for an airstrike that killed militia members। बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रोटेस्टर्स को चीज़ों को लेकर, कुछ अमेरिकन भी डेथ हुई, कुछ इनकी डेथ हुई, ये चीज़ें शुरुआत हो गई। फिर से दोनों के बीच में एक ट्रंप ने इसी जगह पर ट्वीट किया, ईरान विल पे अ वेरी बिग प्राइस। जो ये कर रहा है ईरान हमारे एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है, इसके लिए इसे बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो ठीक है, उसने कहा ईरान ने कि हमने ऐसा, इतना नहीं है। उन्होंने कहा एनी लाइव्स लॉस्ट आर डैमेज, कुछ भी ऐसा हुआ तो आपको बहुत बड़ा चुकाना पड़ेगा, ईरान को पे करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया। किलिंग ऑफ कासिम सोलेमनी, इसको इनका मरना 2020 में। यूनाइटेड स्टेट्स किल्स, जो कमांडर थे आईआरजीसी के, उनको इन्होंने मारता है, ठीक है। और बिग ड्रोन स्ट्राइक इन बागदाद, प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो गई। इसमें माना जाता था कि ईरान टू बी ईरान सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन आफ्टर द सुप्रीम लीडर अली खamenei के बाद ऐसा कोई पर्सन था, कासिम सुलेमानी, उनकी डेथ हुई। डेथ क्या है, ऐसा पावरफुल कि वो है कोई वहाँ पर। इराक मिलिट्री लीडर अबू महदी अल मुहादिस इज ऑल्सो किल्ड, इसको भी मार दिया उन्होंने। ऐसा माना जाता है कि ये आया खamenei के बाद बहादुर आदमी, फिर ये आया तो अबू महदी अल मुहादिस जो है उसको भी मार दिया उसने, यूएसए ने मार दिया। फिर इसके बाद 7 अदर ईरानियन एंड इराकी नेशंस जो थे उनको भी साथ में मारे गए। ईरान ने प्रॉमिस किया कि रिवेंज एंड अनाउंसेस दैट इट विल नो लॉन्गर कमिट टू रिस्ट्रिक्शंस अंडर द न्यूक्लियर डील। कि जो प्रॉमिस ईरान ने प्रॉमिस किया, रिवेंज और अनाउंसेस जो हैं, ये बहुत दिनों तक कमिट और रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता है, अंडर द न्यूक्लियर डील हम इसमें कुछ करेंगे। चीज़ें ऐसी आनी शुरू होंगी, बहुत सारी चीज़ें। फिर इसके बाद इसमें वार्निंग डोजन ऑफ यूएस एंड इराकी पर्सनल्स इसमें शुरू हुई चीज़ें, फिर से इनके स्टार्ट हुए। फिर इस मिलिट्री यही सारी चीज़ें शुरू हुआ। तो ये इस तरीके से फिर वेनेजुएला ऑयल अभी स्टार्ट हुआ आपका, कुछ 2020 में भी हुआ था, ट्रंप ने किया। फिर अभी की सारी स्टोरी तो मैंने आपको बता ही दिया कि सारी फिर से न्यूक्लियर डील की बात शुरू हुई, और इससे अचानक से यूएन में यहाँ के जो हेड अभी इस समय जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे वो अभी गए थे, उन्होंने उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया। सेक्रेटरी थे बेसिकली वहाँ के, फॉरेन सेक्रेटरी, वो वहाँ पर गए, बात की। तो ये सारी चीज़ें, एक हमास वाला, हमास इजराइल वाला वॉर में भी इन्होंने बात की। तो ये एक मामला है जो हमेशा से यूएसए इसको टारगेट करता रहा है, इजराइल उसका सपोर्ट करता रहा है। तो ये चीज़ें मामला चलती रही, और इस बार का मामला तो अभी आप देख ही रहे हैं। तो ये सारा का सारा यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है।